मूवी के शुरुआत में हमें यही बताया जाता है कि एक प्लेन क्रैश कर गया जिसकी वजह से मूव फैमिली के 16 लोग मारे जाते हैं। उस प्लेन क्रैश का सारा ब्लेम उस चलाने वाले पायलट पर लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि प्लेन को चलाने से पहले वो ड्रंक था। मूव फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर बाकी रह गया था जिसका नाम था मूथिंग। वो जैसे ही अपनी फैमिली के फ्यूनरल में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो पायलट की बेटी भी खड़ी हुई थी। उसे देखने के साथ ही मोथिंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि तुम एक मर्डरर की बेटी हो तो इसलिए तुम इस फ्यूनरल में नहीं आ सकते। वो काफी ज्यादा गुस्से में था और इस वजह से उस पायलट की बेटी पर काफी ज्यादा गुस्सा भी करता रहता है। फिर उसे फ्यूनरल से बाहर लेकर आ गया था और ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की माफी नहीं मिल पाएगी। वो छोटी सी लड़की अब काफी सैड हो चुकी थी और वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा हुआ था। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अब वो स्कूल जा रही थी। जैसे स्कूल जाती है तो सभी लोग उसे मर्डर की बेटी के नाम से पुकारने लग जाते हैं। जब वो अपनी क्लास में जाती है तो वहाँ पर सामने बोर्ड पर भी ये लिखा हुआ था कि वैन एक मर्डर की बेटी है और वैन उसी लड़की का नाम था, जिस पर उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोगों को कहने लग जाती है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी मानने को तैयार नहीं था, बल्कि इस बात पर लेकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुली भी करते रहते हैं और उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें हमसे माफ़ी मांगना होगी क्योंकि तुम एक मर्डरर की बेटी हो। जब ये उसे कहती है कि मैं एक मर्डरर की बेटी हूँ, मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगू, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह भी नहीं किया। तो आगे से वो बुली करने वाले लोग उससे कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर कुछ चॉक्स वगैरह लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे खाना होगा। उसके क्लासमेट्स इसी तरह उसे तंग किए जा रहे थे कि तभी ऊपर से टीचर आ जाते हैं कि सभी लोग नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जब वो वैन के पास जाकर पूछने लग जाते हैं कि क्या ये लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं, तो इस पर वो उनसे काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए टीचर को कहने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टीचर को झूठ बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। जब टीचर को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रही तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि ये कैफे में बैठी हुई अपना खाना खा रही थी कि तभी से बुली करने वाले फिर से वही उसके क्लासमेट्स आ जाते हैं और फिर आधे साथ ही वहीं पर उन्हें तंग करने लग जाते हैं। साथ में ड्रिंक पड़ा था तो एक लड़की आगे बढ़कर ड्रिंक उठाकर इसके सर के ऊपर गिराना शुरू कर देती है। उनकी ये हरकतें देखने के साथ अब वैन को भी काफ़ी गुस्सा आ गया था, तो वहीं पर पड़ी हुई चेयर उठाकर वो जैसे ही अपनी क्लासमेट को मारने वाली थी कि ऊपर से मूतिंग आ जाता है और वो उससे चेयर छीन लेता है। उसके बाकी के क्लासमेट्स तो उस मूतिंग को देखने के साथ ही वहाँ से भाग निकलते हैं और काफ़ी डरे हुए भी थे। मूतिंग फिर उसे गाड़ी में लेकर जाता और वैन को समझाने लग जाता है कि तुम्हें इस तरह दूसरों के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। जब ये बताती है कि वो मुझे मर्डरर की बेटी कहते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मूतिंग उसे कहने लग जाता है तो इसमें वो झूठ क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे डैड एक मर्डरर हैं, उनकी वजह से तुम्हें पता है ना कि मेरी फैमिली के सारे लोग मारे गए। और इसी की वजह से वैन भी उनके साथ ही रह रही थी क्योंकि वो चाहता था कि इससे अपनी गलती का एहसास हो। इसने डैड ने जो भी कुछ भी मेरी फैमिली के साथ किया है उसके बदले में वो उसे अपने साथ रखना चाहते थे। वैन भी मोतिंग को ये कहने लग जाती है कि आप सीधे से मुझे बता दीजिए, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस इतना ही सुना था कि मोतिंग फिर उसके पास आकर बैठ जाता है और ये कहने लग जाता है अच्छा, तो तुम वैसे भी 18 साल की तो हो ही चुकी हो, तो मैं तुमसे जो कुछ भी लेना चाहूँ तुम मुझे दोगी क्या। उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो किसी के साथ ही वो आगे से उसे ब्रदर कह देती है। ब्रदर का नाम सुनने के साथ ही वो वहीं पर रुक जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोतिंग उस डैड उसकी काफ़ी पिटाई कर रहे थे। इस पिटाई की वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी कि छोटी बहन उसके पास आती है, उसके ऊपर चादर डालती है और उसकी मदद करती है। और प्रेजेंट के सीन में वो बहन को यही कहने लग जाता है कि तुम आइंदा मुझे कभी भी भाई मत कहना, तुम मुझे अपने नाम से पुकारा करो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है। और बस इतना कहते साथ ही फिर वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। खैर यहाँ से होने के बाद ही जैसे ही वैन घर पहुंचती है तो वहाँ पर शिन शिन की मॉम इस पर काफ़ी गुस्सा करने लग जाती है और वो उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी से बात कैसे की। तुम्हें पता है ना कि तुम एक मर्डरर की बेटी हो, तुम्हारे डैड ने पूरी मूव फैमिली को ख़त्म कर दिया, तो तुम्हें बाकी लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तुम मूव फैमिली की वजह से अभी तक जिंदा हो, वरना तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था ना। वहीं पर शिन शिन के डैड भी खड़े हुए थे और मॉम डैड को जैसे इशारा कर दिया तो वो उससे बालों से पकड़ लेते हैं, उसे घसीटना शुरू कर देते हैं। तो ये उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आइंदा मैं कभी भी शिन शिन को कुछ नहीं कहूँगी, मुझे आप जाने दीजिए। कि मॉम की साइड पर नज़र पड़ जाती है, वहाँ पर गर्म पानी पड़ा हुआ था, तो वो गर्म पानी को उठा लेती है, फिर आगे बढ़कर इसकी टांगों के ऊपर डाल देती है जिसकी वजह से इसकी टांगें जल गई थीं। ये चिल्लाकर उनसे माफ़ी तो मांगती रहती है लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था।
फिर यहाँ से ये सीधा अपने रूम में जाती है और सुसाइड करने का डिसाइड करती है। इसने अपने हाथ पर कट भी लगा लिया था ताकि सुसाइड कर सके। तभी मूव थिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो देखता है कि इसकी हालत ख़राब है तो इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर पहुँच गया था। और जैसे ही वैन की आंख खुली थी तो देखती है कि इसके सामने मूजिंग बैठा हुआ था। तो ये मूजिंग को कहने लग जाती है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तो वो उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी हो, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तो तुमने सुसाइड करने के बारे में कैसे सोच लिया। मैं तुम्हें इतना इजीली नहीं मरने दूंगा। तुमने मेरी फैमिली को मारा है तो तुम्हें अब सब कुछ सहना पड़ेगा। और वो उसे ये भी कहने लग जाता है कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम सुसाइड नहीं कर सकती और ना ही तुम मर सकती हो। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यह कॉलेज में बैठी हुई थी कि तभी ऊपर से एक लड़का आता है और इसे आकर गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया जाएगा। और फिर रात को इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ जगह पर भी लेकर जाता है। इसके बाकी की एक और दोस्त थी वो भी आई हुई थी। कुछ और लोगों को इकट्ठा किया हुआ था इसकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मूथिंग भी उसी बर्थडे में इसे देख लेता है। इसे खुश देखने के साथ ही वो काफ़ी गुस्से में आ गया था। वापस आने के बाद ही वो अपने एक बंदे को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लड़का जिससे खुश रखने की कोशिश कर रहा है वो मुझे दोबारा कॉलेज में नजर ना आए। अगले ही दिन ये जैसे ही कॉलेज जाती है तो वो लड़का वैन के पास आता है और उसे ये कहने लग जाता है कि हो सकता है कि हमारी बाद में मुलाकात ना हो, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले उसने एक पार्टी रखी हुई थी। ये जैसे ही उस पार्टी में पहुंचती है कि इसके ड्रिंक में कुछ मिला लिया गया था, जिसके बाद इसे होश नहीं रहता। और जब भी बहन को होश आता है तो वह देखती है कि वो तो शैंडी के साथ सोई हुई है। तो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाती है कि उसकी ये फोटोज अब नेट पर डाल दी गई थी। कि तभी ही इन फोटोज को मूथिंग ने भी देख लिया था। और बहन अब जैसे ही घर पहुंची थी तो ये भी उसके पीछे पीछे घर पहुंच जाता है और उससे फोटोज वगैरह दिखाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इमेज काफ़ी ख़राब हो रही है। और इस सब की वजह से वैन मूथिंग से माफ़ी भी मांग लेती है, लेकिन वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं था। के ऊपर से इसे शैनली की कॉल आ जाती है, जो कि उसे ये कहने लग जाता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है। मोतिंग को जब पता चलता है कि वही लड़का इसे कॉल कर रहा है जिसके साथ ये रात सोई हुई थी, कि इसके फ़ोन को नीचे की तरफ फेंक देता है और इसे अच्छी खासी बातें सुनाने लग गया था। वो उसे ये भी कहने लग जाता है कि अभी जाकर मैं पार्टी में जितने भी लोग आए हुए थे उनका काम निपटाता हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ ये प्लान बनाया। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये उससे बात करना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि किसी भी लोग बंदे को कोई भी नुकसान हो, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि कोई भी उस पार्टी में आया हुआ बंदा कसूरवार है। वो गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ जा ही रहा था कि ये भी पीछे पहुंच जाती है। ये उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो गाड़ी जैसे थोड़ी सी आगे लेकर जाता है ये पीछे भागने लग जाती है। वहीं पर गिर जाती है तो इसके घुटनों पर चोट लग जाती है। मूथिंग ड्राइवर को कहता है कि तुम गाड़ी यहीं पर रोक दो, तो उसने गाड़ी वहीं पर रोक दी थी। कि ये फिर इसके पास पहुंच जाता है और इसे यहाँ पर गाड़ी के ऊपर बिठा देता है और ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस रिलेशनशिप में सीरियस मत पड़ना। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा था ताकि उसकी इमेज जो कि ख़राब हो रही थी अब ठीक हो जाए, क्योंकि इससे उसकी कंपनी को नुकसान पहुँच सकता था। इस वाक़ये के बाद वो 3 साल के लिए यूएसए चला जाता है। जैसे ही 3 साल के बाद वो यूएसए से वापस चाइना पहुंचा था तो ये लेने के लिए उस एयरपोर्ट पर जाती है तो देखती है कि उसके साथ तो कोई और लड़की भी है। इसे लगा था कि मूथिंग अब काफ़ी चेंज हो चुका होगा, क्योंकि ये उसकी वाइफ जो है, लेकिन मूथिंग आगे इससे ज़रा बराबर भी भाव नहीं देता। घर पहुंचने के बाद वो बाथ टब में बैठा था तो ये भी बाथ टब में पहुंच जाती है ताकि उसके साथ रोमांस कर सके, लेकिन इन दोनों में कोई खास केमिस्ट्री नहीं बन रही थी और उसका भी मूड नहीं था कि वो उसके साथ कोई भी रोमांस करे। और वो उसे ये समझाने लग जाता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, बल्कि 3 साल पहले मैंने अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए तुम्हारे साथ शादी की थी, इसलिए कभी भी मत सोचना कि तुम मेरी वाइफ हो। जैसे ही मूथिंग वहाँ से चला गया था उसके बाद इसे किसी औरत का मैसेज रिसीव होता है जो कि इससे मिलना चाहती थी और वो मिसेज जियांग थी। और अगले दिन ये मिसेज जियांग से मिलने के लिए होटल में पहुंच जाती है। जैसे उसने मिसेज जियांग को देखा था तो इसे याद आता है कि ये तो उसकी मॉम है। जब ये छोटी थी तो डैड के मरने के बाद ही इसकी मॉम इसे छोड़कर चली गई थी। ये मॉम के साथ चिल्लाती रहती है, उन्हें समझाती रहती है कि आप मेरे साथ रुकिए, लेकिन मॉम इसकी एक नहीं सुनती और छोड़कर चली जाती है। और आज इतने दिनों के बाद इसे अपनी मॉम को देखा था, लेकिन मॉम इसे नहीं पहचान पा रही थी। तो ये मिसेज जियांग के पास जाती है ताकि उससे बात कर सके। तो मिसेज जियांग उसे ये बताने लग जाती है कि मेरी बेटी असल में मूथिंग को पसंद करती है और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दूर रहो। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार रहूँ, लेकिन तुम्हें मुँह से दूर रहना होगा। अपनी मॉम की ये बातें सुनने के साथ ही वो मॉम को ये कहने लग जाती है कि आप यहाँ पर आ तो गई हैं, आपको मेरा कॉन्टैक्ट भी मिल गया है, आप मेरे बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले लेती तो कितना ही अच्छा रहता। और फिर नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है।
पीछे से मिसेज जियांग ने जैसे ही इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन निकाली थी, उसे मालूम होता है कि यही उसकी बेटी है। अब जैसे ही वैन चाह रही थी कि जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसी कहने लग जाती है कि मेरी बेटी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वैन भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी मॉम उसे ये कहने लग जाती है कि असल में हमारी फैमिली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अगर मू दियान के साथ शादी कर ले तो हमारी फैमिली के हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आगे से वो भी कह देती है कि मू दियांग तो मेरा हस्बैंड है, तो इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये अपने ऑफिस में बैठी थी कि ऊपर से इसकी बहन आ जाती है, उस पर गुस्सा करने लग जाती है। वो उसे कहने लग जाती है कि तुम मेरी मॉम से भी दूर रहना और मुंह से भी दूर रहना। लेकिन वैन भला उसकी कहाँ सुनने वाली थी, उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि तभी ही ऊपर से ऑफिस का बॉस आ गया था। जब इन दोनों को देखता कि आपस में फाइट कर रहे हैं, तो उसे देखने के साथ ही वैन की बहन शांत हो जाती है और बॉस को ये कहने लग जाती है कि मैं तो बस यहाँ पर बात करने के लिए आई थी। जब बॉस ये कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं मूतियान को यहाँ पर बुला सकता हूँ, तो वो आगे से कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर चुप करके वहाँ से निकल लेती है। तो अब हम देखते हैं कि वैन जैसे ही कहीं जा रही थी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और उसे किडनैप कर लेते हैं। और जैसे ही फिर इसकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है, तो देखती है इसके सामने कुछ गुंडे लोग बैठे हुए थे और इसके पीछे इसकी बहन का ही हाथ था। इसकी बहन उन गुंडे लोगों को ये कहने लग जाती है कि तुम लोग जितना भी एंजॉय करना चाहो तुम इसके साथ एंजॉय कर सकते हो, और ये कहते साथ ही वो वहां से निकल लिए थी। तो उसके जाने के बाद ही मिस्टर ली आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ही वैन को उठा लेते हैं ताकि रूम में ले जाकर इसके साथ जबरदस्ती कर सकें। खैर उसके जाने के बाद ही पीछे से जैसे ही मुंह ने कॉल की थी, तो इस पर उसकी बहन ये बताने लग जाती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो किसी और बंदे के साथ रलियां मना रही है। वैन की बहन इसलिए मिस्टर भूतियान के साथ झूठ बोल रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि इन दोनों का रिलेशनशिप खराब हो जाए और भूतियान इससे शादी कर ले। और उधर मिस्टर ली वैन को ले जाकर बेड के ऊपर लिटा देता है, उसके हाथ से हाथ भी उसने बांध दिया और इसी के साथ उसकी अच्छी खासी पिटाई भी करता है। और वो उसे मार ही रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाला था कि ऊपर से मुहतियान आ जाता है। वो अपने बंदों को कहता है कि तुम लोग मिस्टर ली को बाहर लेकर जाओ और इसे खूब मारो। वो लोग तो मिस्टर ली को बाहर लेकर चले गए थे, तो इसके बाद ही वो वैन के पास आता है, उसे गर्दन से पकड़ लेता और कहने लग जाता है, अच्छा तो तुमने ये बिजनेस भी स्टार्ट करके रखा हुआ है, तुम बस दूसरे लोगों के साथ सोती रहती हो। और मुझे इसके बारे में जियांग ने बताया था, उसने ये कहा कि तुम पीछे से इस तरह बाकी लोगों के साथ सोती रहती हो। तो इस पर वो अपने हस्बैंड को कहने लग जाती है, ओह अच्छा, तो वो लोग कह रहे हैं और तुमने उनकी बात मान ली, तो ठीक है फिर मैं एक बीच हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, तो वो भी उसे साइड पर धकेल देता है और काफ़ी गुस्से में आ गया था। वैन मोतिंग को ये कहने लग जाती है कि अगर तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो तो फिर क्यों ना तुम मुझे डाइवोर्स ही दे दो, इस तरह हमारे दरमियान किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मोतिंग भी उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये कहने लग जाता है कि तुमने मेरी फैमिली के लोगों को मारा है, तो इसलिए मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा और ना ही मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा। वैन बार बार उसे ये समझाती रहती है कि तुम्हारी नज़रों में अब मैं काफ़ी गिर चुकी हूँ, तो अगर तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ही भलाई होगी। जबकि मोतिंग उसे पकड़कर बाथ टब में धकेल देता है। उसे नहीं पता था कि चोटें लगने की वजह से उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखने के साथ ही मोतिंग को फिर पास की बात याद आने लग गई थी जब वो छोटी थी और ये उसके साथ वक्त गुजारा करता था और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। तभी हम अगला सीन देखते हैं जिसमें अब वैन को होश आ गया था। जैसे वैन को होश आता है कि तभी उसे एक बंदे की कॉल पे आ जाती है जो कि उसे कंपनी में होने वाले घोटाले के बारे में बताता है। तो ये भी आगे से कहने लग जाती है कि मैं इसके बारे में मू तेंग से बात करूंगी और देखती हूँ कि वो आगे इसके बारे में क्या करता है। खैर ये बातें हो ही गई थी कि तभी इसकी मॉम भी फिर इससे मिलने के लिए आ जाती है, जो कि ये कहने लग जाती है कि तुम्हारी बहन की हालत काफ़ी ख़राब है, तो उसे एक लीवर की ज़रूरत है। तुम जैसे दोनों के एक दूसरे की बहनें हो तो तुम्हारा लीवर उसके काम आ जाएगा। वैन पहले तो इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो ये कहने लग जाती है कि वो वैसे भी मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन जब मॉम उसकी मिन्नतें करती है, कहने लग जाती है कि तुम ही हो जो कि अपनी बहन की लाइफ बचा सकती हो, तो ये फिर अपना लीवर डोनेट करने के लिए तैयार हो गई थी। फिर इसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है जिसमें इसकी हालत ख़राब हो जाती है और डॉक्टर जाकर जब इसके मॉम से इसके बारे में बात करते हैं और वो ये कहने लग जाते हैं कि इसमें इसकी जान भी जा सकती है, तो आगे से मॉम यही कहने लग जाती है कि मैं उसकी मॉम हूँ, तो कोई भी खतरा होगा तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। और वो कुछ पेपर्स वगैरह पर साइन भी कर देती है। अब एक साइड पर तो उसका ऑपरेशन चल रहा था कि दूसरी साइड पर मूतिंग खड़ा था कि तभी ही शैनली उसके पास आ जाता है और उसके साथ फाइट करने लग जाता है और ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी वो वाइफ है, तुम ऐसे ही कैसे उसका ऑपरेशन करवा सकते हो जबकि तुम्हें पता है कि उसकी जान कितने खतरे में है। कि ऊपर से कुछ गार्ड्स वगैरह भी आ गए थे जो कि शैनली को वहां से लेकर निकल लेते हैं।
और फिर हम यहाँ से अगला सीन देखते हैं, जैसे वैन को होश आया तो देखते हैं कि उसकी बहन जियांग उसके पास बैठी हुई थी। जियांग फिर उसे कहने लग जाती है कि ओह मेरी प्यारी बहना, तुमने तो अपना लिवर ही मुझे दे दिया। वो उसे वहाँ पर बैठी हुई इसी तरह ताउंत मारती रहती है और ये भी बताने लग जाती है कि चैन की फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है क्योंकि उसे एक स्कैंडल में फंसा दिया गया था और चैन इसी का दोस्त था। ऊपर से मूतिंग भी आ जाता है और वो भी इसी बिजनेस के बारे में उससे बात करने लग गया था। ये उन्हें समझाने लग जाते हैं कि इसमें चैन का कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन उसका हस्बैंड तो इसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। इन लोगों में अब काफ़ी देर तक बहस होती रहती है और फिर जैसे ही मूतिंग वहाँ से गया था कि पीछे से जियांग किसी को कॉल करती है और ये बताने लग जाती है कि इन दोनों के दरमियान अब दरारें काफ़ी बढ़ चुकी हैं और मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद ये जैन से मिलने के लिए चली गई थी। ये जैन के रूम में बैठी थी कि ऊपर से मूतिंग भी आ गया था। अब मोतिंग को ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये उसे तो वहाँ पर लेकर घर पहुँच गया था। उसे कहने लग जाता है कि देखा तुम फिर किसी बंदे के साथ सोने के लिए पहुँच गई। जो वो उसे बताती है कि क्या तुमने मुझे उसके साथ सोते हुए देखा या फिर ऐसे ही गैस कर रहे हो। लेकिन मोतिंग उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और ये कहने लग जाती है कि बस तुम मेरी एक भी नहीं सुनते। और फिर हम देखते हैं कि अब मोतिंग अपने रूम में बैठा हुआ ड्रिंक पिए जा रहा था तो वो भी ऊपर से आ जाती है, उससे बात करने लगती है और ये कहने लग जाती है कि तुम कभी भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं रहते। तुम नहीं चाहते कि मैं कुछ भी तुम्हें एक्सप्लेन करूं। तो वो भी आगे से ये कहने लग जाता है कि बोला तुम्हें अब एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी सारी बातें देख चुका हूँ। खैर वो भी फिर उसे ये कहने लग जाती है कि अगर अगली लाइफ में मैं कुछ भी बन जाऊं लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। इतना सुन नहीं था कि मोतिंग को भी काफ़ी गुस्सा आ गया था तो वो उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे दबाने की कोशिश करता है। तो वो भी ये कहने लग जाते हैं कि वैसे भी मेरी लाइफ तुम्हारी है, जब तुम चाहो मुझे मार सकते हो। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जब ये लोग सेमेंट्री पर गए थे तो ये अपने डैड के पास कुछ फूल वगैरह रखती है कि ऊपर से उसकी बहन भी आ गई थी। और जियांग जैसे वहाँ पर आती है तो दोनों बहनों में फिर से बहस होना शुरू हो जाती है। जबकि मूरिंग तो इसकी बहन जियांग की साइड लेना शुरू कर देता है और उसे ये बताने लग जाता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों यहाँ पर रुक कर बहस करो। लेकिन वैन की बहन कहाँ बात आने वाली थी तो जियांग आगे बढ़ती है और फिर उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे दोस्त की डैड की हालत भी ख़राब है। अगर तुम मेरे से अच्छे से बिहेव नहीं करोगी, मेरी बातें नहीं मानोगी तो मैं तो नुकसान पहुंचा सकती हूँ। तो इस पर वो थोड़ा पीछे से हटाती है तो वो खुद ही गिर जाती है और ऐसा दिखावा करती है कि वैन ने उसे धक्का दिया है। खैर अभी भी उन लोगों में बहस खत्म नहीं हो रही थी। ये सब कुछ देखने के साथ ही मोतिंग फिर ये कहने लग जाता है कि तुम्हें घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगना होगी। तो उसके पास भी और कोई चारा नहीं था तो वो वहीं पर घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगती है। कि फिर तभी इसकी बहन दिखावा करते कि उसकी हालत ख़राब है। देखने के साथ ही मोतिंग उसे उठाकर घर चला गया था और ये पीछे से घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगती रहती है। और उसे ये ऑर्डर मिला हुआ था कि इसे इसी घुटनों के बल रेंग कर उस सिमिट्री से बाहर आना होगा। और ये जैसे ही घर पहुंची थी तो जब इसका हस्बैंड इससे पूछने लगता है कि इसकी हालत कैसी है तो ये आगे से कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरी बहन का ख्याल रखना चाहिए, मेरी बराबर बराबर भी फिक्र मत करो। ये फिर से वहां से जाने भी लगती है। इसके हस्बैंड इसकी फिक्र करने वाले थे, देखने के साथ ही इसकी बहन ये कहने लग जाता है कि मेरी हालत ख़राब हो रही है। तभी ही इसका हस्बैंड उसे ये समझाने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर जल्दी आ जाएगा, तुम अच्छे से ख्याल रखो। अब ये बातें करने के साथ ही मूथ सिंह फिर आगे बढ़ता है और बहन को उठा लेता है। उठा कर ये उसे रूम में लेकर जाता है। वो माफ़ी में तो मांगती रहती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। और फिर वो अपनी टाई के साथ उसके हाथ बांध देता है और उसी के साथ ही रोमांस करना शुरू कर देता है। और अगले ही दिन जैसे दोनों बेड से उठे थे कि तभी इसे उसके दोस्त की कॉल आ जाती है जो कि इससे बात करना चाहती थी। ये उससे बात करने के लिए कैफे में पहुंची जाती है और दोनों बातें कर ही रही थी कि ऊपर से इसकी बहन मॉम को लेकर आ गई थी। तो अपनी मॉम और बहन को देखने के साथ ही बहन अपनी दोस्त को लेकर वहां से जाने लगती है कि तभी ही जियांग उनका रास्ता रोक लेती है। ये देखने के साथ ही आओ जाओ और उसमें फाइट शुरू हो गई थी, एक दूसरे के बाल खींचने लग जाती हैं। और मॉम भी ये देखने के साथ जियांग को थप्पड़ लगा देती है। जब वो कहती है कि मॉम आपने मुझे क्यों मारा, तो उस पर मॉम उसे ये समझाने लग जाती है कि ये जियांग फैमिली के मैनर्स के खिलाफ है, तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वैन और उसकी दोस्त जाओ जाओ जैसे भी थोड़ा सा आगे गए थे और वो उसे कहने लग जाती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो याओ याओ कहने लग जाती है कि जो कोई भी तुम्हें बुली करे उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन वो लोग थे कौन। तो वो ये बताने लग जाती है कि एक तो मेरी मॉम थी और दूसरी मेरी बहन थी। तो तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि जैसे ये घर में पहुंची थी कि इसका हस्बैंड इसे ये कहने लग जाता है कि आज एक पार्टी रखी गई है तो क्यों ना तुम चाहो कि मेरे साथ आना चाहती हो, मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगी। और ये अपने हस्बैंड के साथ उसी पार्टी में पहुंच गई थी और उसके साथ बैठी थी कि ऊपर से इसकी बहन जियांग आ जाती है जो कि ये कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर बैठ कर क्या कर रही हो, ये मेरी जगह है।
तो ये उठकर दूसरी साइड पर चली जाती है और उस जगह पर इसकी बहन बैठ जाती है। ये जैसे ही दूसरी जगह पर पहुंची थी कि ऊपर से यांग जैंग आ जाती है और यांग जैंग आते साथ ही से ये कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। वैन तो एक दफ़ा हैरान ही हो गई थी और वो जब इसके बारे में अपनी दोस्त से पूछती है, इसकी दोस्त ये कहने लग जाती है कि असल में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आए ताकि तुम्हें टॉर्चर कर सके, और वो टॉर्चर इसलिए क्योंकि शैनली भी आया हुआ है और ये सारा कुछ उसी का ड्रामा है। लेकिन इन सारी बातों से वैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और जैसे ही शैनली वहाँ पर आया था तो ये भी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम आगे बढ़ो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में खुश रहो। तो वो उसे गले लगा लेता है और जैसे उसने उसे गले लगाया था ये देखने के साथ ही मूतिंग काफ़ी गुस्से में आ गया था और मूतिंग को गुस्से के देखने के साथ वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है और आगे से वो भी ये कहने लग जाता है कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में खुश रहो। अब यहीं पर यह पार्टी ख़त्म हो गई थी कि रास्ते में इससे चैनली मैसेज करता था कि उससे मिल सके तो ये मिलने के लिए कैफ़े पहुंच जाती है। अब खैर ये तो वहाँ पर बैठकर उससे बातें कर ही रही थी कि इसके बारे में मूतिंग तक खबर पहुंच जाती है कि वो दोनों कैफ़े में एक दूसरे के साथ हैं। इतना सुनना ही था कि मूतिंग को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अपने हाथ में मोबाइल को नीचे की तरफ फेंक देता है। अब रात का वक्त था और जैसे ही वैन कार पहुंचती है तो देखती है कि मूतिंग के पास तो उसकी बहन बैठी हुई है। इतना सुनने के साथ ही वो वहाँ से निकल लेती है और मूतिंग को कहने लग जाती है कि हो सकता है कि आज रात को मैं घर पर ना हूँ, जिससे उसका सारा का सारा मूड खराब हो जाता है। जियांग जो कि उसके साथ रोमांस करने के लिए वहाँ पर आई थी, उसका मूड खराब था तो वो उससे कहता है कि तुम घर चली जाओ। वो जाना नहीं चाहती थी। जब वो गुस्सा करता है तो जियांग जल्दी से वहाँ से निकल लेती है। तो तभी फिर हम अगला सीन देखते हैं। जैसे ही टेबल पर खाना खा रही थी कि इसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है तो ऊपर से मेड इसकी हालत देखने के साथ यही समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि ये अलामत मुझे ठीक नहीं लग रही। मेड की ये बात सुनने के साथ ही वो सीधा अपने हस्बैंड मोतिंग के पास जाते हुए कहने लग जाते हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मुझे अपना चेकअप करवाना है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो वो उसे एक कार्ड दे देता है। ये अब हॉस्पिटल पहुंच गई थी। डॉक्टर जब इससे सिम्टम्स के बारे में पूछती है, ये उससे सिम्टम्स बताती है तो डॉक्टर ये कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। और वो उसे कहती है कि तुम मज़ीद चेकअप भी करवा लो, इससे हमें भी तसल्ली हो जाएगी। वो चेकअप करवाने से पहले वो अपने साथ मौजूद बंदे को कहने लग जाते हैं कि मुझे कुछ और चेकअप वगैरह करवाने होंगे, तुम बस यहीं पर रुकर थोड़ा वेट करो। कि उससे भी कॉल आ गई थी और कॉल सुनने के लिए वो साइड पर चला गया था। ये फिर वहाँ पर कुछ देर रुक कर अपने टेस्ट वगैरह करवा दिया है। थोड़ी देर के बाद इसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। रिपोर्ट में ये बताया गया था कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। डॉक्टर इसके बारे में से ये न्यूज़ तो दे देती है कि ऊपर से वही बंदा जो इसके साथ मौजूद था आकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो ये आगे से बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। असल में इसने झूठ बोला था क्योंकि मूतिंग नहीं चाहता था कि इनका कोई बच्चा हो और वो अभी से डैड बन जाए। जैसे ये दोनों घर पहुंचे थे उसके साथ मौजूद बंदा आगे बढ़ते साथ ही मूतिंग को कहने लग जाता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, तो इससे उसे सुख का सांस आता है। बाद में ये दोनों बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी इसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है और ये बातें मूतिंग नोटिस करता रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद इसे उसकी दोस्त यांग यांग की कॉल आ गई थी तो ये उससे मिलने के लिए जगह पर पहुंच जाती है। यांग यांग ने इसे एक लेटर भी दिया था और कहने लग जाती है कि तुम्हारे डैड के बेगुनाह होने के कुछ सबूत मिले हैं और वो बंदा तुमसे मिलना चाहता है जिस बंदे ने तुमसे लेटर सेंड किया है। और वो ये जानती थी कि उसकी दोस्त प्रेग्नेंट है और ये भी कहने लग जाते हैं कि मूतिंग नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई बच्चा हो, तो क्यों ना तुम उससे डिवोर्स ले लो और फिर जाकर अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारो। लेकिन फिलहाल वो इस पर फोकस नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो तो चाहती थी कि उसके डैड के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए ताकि अपने डैड को बेगुनाह साबित किया जाए। अब उस लेटर पर जो एड्रेस लिखा हुआ था उस एड्रेस के मुताबिक वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक औरत उनसे मिलने के लिए आ जाती है। जब ये औरत से उस बंदे के बारे में पूछते हैं तो वो औरत ये कहने लग जाती है कि इस फैमिली के लोग यहाँ पर तो रहते थे लेकिन 3 साल से यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा। वो औरत उन्हें ये सारी बातें बताकर चली गई थी। इस पर यह भी हैरान थी कि लेटर तो इसी जगह से भेजा गया लेकिन यहाँ पर कोई बंदा भी नहीं है। तो वो उस बंदे के रूम का चेकअप करने के लिए रूम में पहुंच जाती है ताकि देख सके कि उन्हें कोई और क्लू वगैरह मिल सके। खैर ये लोग जैसे ही उस रूम की चेकिंग कर रहे थे कि तभी इन्हें एक और क्लू मिल जाता है। उस क्लू को लेने के साथ ही दोनों बाहर आ गई थी और आपस में इसी को लेकर बातें करने लग जाती है कि अगर वो यहाँ पर मौजूद था ही नहीं तो फिर हमें लेटर क्यों भेजा गया। हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होगा और हम पता लगा कर रहेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या राज है और अपने डैड को मैं इनोसेंट साबित करके ही रहूँगी। उधर हम जियांग को देखते हैं जो कि जैसे ही मूतिंग के ऑफिस में पहुंची थी ताकि जाकर उससे बात कर सके और लेकिन वो उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं था।
जियांग ये बात जानती थी कि मूतिंग उनकी फैमिली के साथ बिजनेस रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है। जब वो उसके बारे में उससे डिस्कस करना चाहती है तो वो ये कहने लग जाती है कि तुम्हारा और मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, लेकिन बिजनेस के बारे में तुम मुझसे बात मत करना। और वो उससे बाहर जाने को कहता है। जब उसकी बात नहीं बनती तो वो बाहर चली जाती है और मॉम को इसके बारे में सब कुछ बता देती है। तो फिर हम देखते हैं कि अब वैन कहीं जा रही थी कि तभी उसकी मोम इसके पास आ जाती है। वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन वैन उनकी एक नहीं सुनती और आगे बढ़ने लग जाती है। पीछे से जब मोम ये बताती है कि उसे कैंसर है, थोड़े दिनों की मेहमान है, फिर मारी जाएगी, तो ये सुनना ही था कि वैन वहीं पर रुक जाती है। मोम आगे बढ़ती है और कहने लग जाती है कि जैसा कि मैं दुनिया से गुजरने वाली हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम मेरी बात सुन लो ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसे गाड़ी में ले जाकर बिठा देती है। मॉम फिर उसे ये समझाने लग जाते हैं कि हमारी जियांग फैमिली की हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है और अगर मूतिंग ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया फिर तो हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में मूतिंग से बात करो कि वो हमारी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म ना करे। खैर पहले तो बहन सबके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन उसकी मॉम जब उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो अब उसके पास बेचारा नहीं था, तो आगे से उसे कोई ख़ास जवाब नहीं देते। जियांग जैसे घर पहुंची थी तो उसके पास कैंसर की रिपोर्ट पड़ी थी। ये देखने के साथ ही वो परेशान हो जाते हैं। जब मॉम आती है तो मॉम को कहते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको कैंसर है। इस पर मॉम आगे बढ़कर उस रिपोर्ट को फाड़ देती है और कहने लग जाती है कि ये सब कुछ फेक है, असल में मुझे कैंसर नहीं है, बल्कि ये तो मैंने वैन की सपोर्ट हासिल करने के लिए ऐसा किया है। जब जियांग कहती है कि क्या आपने उससे बात की कि वो मूथ इंक से इसके बारे में बात करे, तो उसने क्या रिस्पॉन्स किया, तो जिस पर उसकी मोम बताने लग जाती है कि मैंने उससे बात तो की है लेकिन आगे से उसने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब रात का वक्त था। ये जैसे ही घर पहुंचती है तो अपने हस्बैंड के पास जाकर उसे कहने लग जाती है कि मैं नहीं चाहती कि आप यंग फैमिली के साथ अपना बिजनेस रिलेशनशिप ख़त्म करें, लेकिन इसका हस्बैंड भी इसकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब इसे मालूम होता है कि वो उसकी नहीं सुन रहा तो फिर जाकर अपने बेडरूम पर बैठ जाती है। तो इससे इसकी दोस्त का मैसेज आता है जब वो उसे बता रही थी कि जब कोई प्रेग्नेंट लड़की होती है तो इससे उसे लगता है कि उसका वेट बढ़ रहा है। तो ये खड़ी होकर वेट चेक करने लगती है और उसके पास क्लू का लेटर भी पड़ा था कि ऊपर से उसके हस्बैंड आकर उस क्लू के लेटर को देख लेता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। तो वैन मूतिंग को ये बताने लग जाती है कि मैं अपने डैड को इनोसेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कुछ क्लू वगैरह भी मिल चुके हैं, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि सभी लोगों को पता चले कि मेरे डैड उस प्लेन क्रैश में शामिल नहीं थे। जबकि मोजेंगे से ये समझाने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसमें तुम्हारे डैड का ही कसूर है। फिर इसे बेड के ऊपर लिटा कर इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। और अगले ही दिन ये ऑफिस में बैठी हुई थी कि तभी इसे शैनली की कॉल आ जाती है जो कि इससे मिलना चाहता था। उससे कहता है कि तुम नीचे आ जाओ। ये उससे मिलने के लिए नीचे पहुंच जाती है। तो उससे कहता है कि हमें कहीं जाना होगा, जबकि ये कहता है कि मुझे काम है तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो वो उसे फोर्स करता है तो उसे उसके साथ जाना पड़ गया था। ये दोनों गाड़ी में बैठकर आगे जा रहे थे कि इनके पीछे इसकी बहन जियांग भी पड़ जाती है। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब जियांग की मोहम्मद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उसे ये कहती है कि तुम अपनी बहन से दूर रहो और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, और उसे थप्पड़ भी मारती है। इस सब की वजह से जियांग को काफ़ी गुस्सा हुआ था और वो यही कह रही थी कि जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी मॉम ने मुझे 2 दफ़ा हिट किया है, इससे पहले मेरी मॉम ने मुझे कभी भी नहीं मारा था, तो मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। एक जगह पर रुकने के बाद शैनली और दोनों बाहर गाड़ी के खड़े हुए थे। तो शैनली आगे बढ़कर इसे हक करता है कि तभी वो भी गाड़ी लेकर आगे बढ़ती है ताकि इसे हिट कर सके। वैन ने देख लिया था कि गाड़ी उनकी तरफ आगे बढ़ रही है कि तभी ये देखने के साथ ही वो शैनली को दूर धकेल देती है और गाड़ी जाकर सीधा उसमें लगी थी और उसी की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये सब कुछ देखने के साथ जियांग के तो होश ही उड़ गए थे। वो काफ़ी डरी हुई थी तो जल्दी से वहाँ से निकल लेती है। अब जैसे ही वैन को होश आया था तो देखती है कि ऊपर से दोस्त शैनली आ जाता है। शैनली आते साथ ही से बताने लग जाता है कि तुम्हारे बच्चे का मिस कैरेज हो गया है। इतना सुनने था कि ये काफ़ी शॉक्ड थी और शैनली से ये समझा रहा था अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ लेकर ना चाहता। ये सारी मेरी गलती है जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे का मिस कैरेज हो गया। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से मूतिंग भी आ जाता है और आते साथ ही शैनली को मारने लग जाता है। तो शैनली कहने लग जाता है कि तुम जितना चाहो मुझे मार सकते हो क्योंकि इसमें मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी वाइफ की हालत ख़राब हुई। जब मूतिंग को पता चलता है कि बच्चे का भी मिसकैरेज हो चुका है तो इसी के साथ ही वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गार्ड्स को कहता है कि तुम बाहर लेकर चले जाओ। तो वो गार्ड शैनली को बाहर लेकर चले गए थे।
अब वो बेड पर बैठी थी तो वो उसे ये समझाना लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि ये जो बच्चा मिसकैरेज हुआ है ये किसका था। तो आगे से वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती, वो खामोश बैठी रहती है। उसकी खामोशी को देखने के साथ अब मोहतिंग के पास अल्फाज नहीं थे कि वो उससे क्या कहे, तो वो चुप करके वहां से चला जाता है। तो पीछे से ये रोना शुरू कर देती है। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि मीट वहां पर आ गई थी और आकर उससे ये पूछने लग जाते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हें एहतियात करना चाहिए थे, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा मिसकैरेज हो गया, तुम्हें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए था। तो वो मीट को ये कहती है कि मैं बाद में आपसे बात करूंगी, फिर आप चली जाइए। मेड के जाने के बाद ही ये अपनी दोस्त को कॉल करती है। थोड़ी देर के बाद इसकी दोस्त भी वहाँ पर आ गई थी और इसका हाल चाल पूछती है और ये सारी बातें उसे बता देती है। जब दोस्त को पता चलता है कि इसके पीछे जियांग का हाथ है तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे सबक सिखा कर रहूंगी। जबकि वैन ये कहने लग जाते हैं कि जब तक हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं आता हम उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो वो वहीं पर बैठ जाते। ऊपर से मेड भी आ गई थी, कुछ खाना वगैरह लेकर आई थी और ये बताने लग जाती है कि हमारे जो बॉस हैं ना आपका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। जब वो मेड इन लोगों को ये बात बताती है कि जिसकी वजह से ये कार एक्सीडेंट हुआ था उस बंदे को पकड़ लिया गया है, वो एक स्पोर्ट्स कार थी। इतना सुनना ही था कि दोनों काफ़ी शॉक हो गई थी। बहन जी कहने लग जाती है कि मैंने अपनी आंखों को तो देखा था कि वो जियांग की थी, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने किसी और बंदे को पकड़ लिया, उन्होंने गलत बंदे को पकड़ा है। और उधर हम देखते हैं कि जियांग की मॉम भी बात करने के लिए मूतिंग के पास आ जाती है। जब वो उससे बात कर रही थी तो उसकी मॉम को मालूम हो गया था कि वैन के पेट में एक बच्चा भी था जो कि मारा जा चुका है। अब वो रुक कर बिजनेस के बारे में मूतिंग से बात करना चाहती थी, लेकिन मूतिंग इसमें इंटरेस्टेड नहीं था तो वो वहाँ से चला जाता है। अब मिसेस जियांग जैसे घर पहुंची थी तो उसकी बेटी काफ़ी परेशान बैठी हुई थी। ये आगे बढ़ती है और उसके फेस पे एक दो तार थप्पड़ दे मारती है, जिस पर बेटी रोते हुए कहने लग जाते हैं कि ये तीसरी बार है जब आप मुझे मार रही हैं। जब से वो लड़की आपकी ज़िंदगी में आई है आप मुझे बार बार मारे जा रही हैं। जबकि मॉम उस पर गुस्सा करते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ इसी वजह से हुआ कि आप मुझे वो प्यार नहीं दे रही थी और मैं मूतिंग से भी प्यार करती हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो प्रेग्नेंट है और सबकी वजह से वो बच्चा भी मारा जाएगा। तो दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं जो कि बात करने के लिए मूतिंग के ऑफिस में पहुंच गई थी और जाते साथ ही ये कहने लग जाते हैं कि मैंने सुना कि तुमने किसी और बंदे को इस केस में पकड़वा दिया। तो वो भी कहता है कि हाँ एक एक्सीडेंट था तो इसलिए उस बंदे को तो पकड़ना ही था। जिस पर ये बताने लग जाती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो गाड़ी चलाने वाली कोई और थी बल्कि जियांग ही थी। जियांग ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें तो मेरे ऊपर यकीन ही नहीं होगा क्योंकि तुम उसकी साइड जो लेते हो। और मूतिंग को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था तो वो आगे बढ़ता और उससे ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। ये कहती है कि क्यों ना हमारे दरमियान डाइवोर्स हो जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी आराम से नहीं गुजरने दूंगा, पहले तुम्हें मुझे एक बच्चा पैदा करके देना होगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें डाइवोर्स देना है या फिर नहीं देना। तो अब हम देखते हैं कि बहन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि तभी ही ऊपर से इसकी बहन आ जाती है और कुछ मिठाई वगैरह भी लेकर आई थी। वो तो वहां पर आकर ऐसा बिहेव कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उस एक्सीडेंट के पीछे तो उसका हाथ भी नहीं था। जबकि उसे देखने के साथ ही वैन को काफी गुस्सा आ चुका था, लेकिन ऑफिस में बैठी थी तो इसलिए कुछ भी नहीं कह पा रही थी। फिर इसकी बहन ऑफिस में जोर जोर से ये कहने लग जाती है कि ऑफिस की टाइमिंग में तुम बाहर जाकर क्या कर रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। तुम्हें पता है ना कि ऑफिस के टाइम हम किसी से भी बात नहीं कर सकते। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। फिर वो उसके कान के करीब आकर जब ये बोलती है कि उस बच्चे को मार ही जाना चाहिए था तो मैंने ये काम करके बहुत अच्छा किया, इस पर उसे इतना गुस्सा आता है कि बड़ी वो फाइल जाकर उसे दे मारती है। तो वो फाइल जाकर बेहतर लिन को लगी थी जिसकी वजह से उसके फेस पर चोट भी लग गई थी। और ये सब कुछ देखने के साथ यांग जल्दी से वहाँ से निकल लेती है, वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई नुकसान पहुँचे। ब्रदर लिन फिर वैन को लेकर ऑफिस में चले गए थे और कहने लग जाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि सबकी वजह से तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है, तो मैं तुम्हें कुछ छुट्टियाँ दे रहा हूँ, तुम घर जाकर आराम करो। तो तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये बैठी थी कि तभी ऐसे इसकी दोस्त की कॉल आ जाती है जो कि उससे मिलना चाहती थी। जब मिलने के लिए पहुंच जाती है तो याओ याओ उसे बताने लग जाते हैं कि हमें एक और लेटर रिसीव हुआ है। उस लेटर में उसके डैड के बारे में और भी क्लूज बताए गए थे, लेकिन अभी भी इन्हें सही से मालूम नहीं हो रहा था कि इनके डैड इनोसेंट हैं कि नहीं। ये लोगों को कैसे बताएं कि इनके डैड इनोसेंट हैं, और ये मूल थिंग को भी कैसे बताएं कि इसके डैड इनोसेंट हैं। और ऊपर से जो बंदा इन्हें लेटर भेज रहा था ये उसके साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते थे।
और अपनी दोस्त से बातें करने के बाद ही ये मूतिंग से बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। मूतिंग उससे कहता है क्या तुमने न्यूज़ पढ़ी, तो ये न्यूज़ चेक करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये न्यूज़ तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रही थी और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा था ही नहीं बकौल तुम्हारे, तो फिर तुम्हें परेशानी की क्या ज़रूरत। इतना सुनना ही था कि मूतिंग आगे बढ़ता है, उसका गला दबाने लगता है कि मेड आ जाती है और कहने लग जाती है कि मास्टर आप रुक जाइए, आप ऐसा मत कीजिए। तो मेड की ये बातें सुनने के साथ ही मूतिंग कहता है कि आप जाइए, अब मैं से कुछ नहीं कहूँगा, और फिर बैठ जाता है। वैन उसे कहने लग जाते हैं कि अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मुझे टॉर्चर नहीं करोगे। तो मूतिंग उसे कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सारी हरकतें इसलिए कर रही हो ताकि तुम मेरे से जान छुड़वा सको, लेकिन एक बात मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ कि चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। लेकिन आगे भी तो वैन थी, वो फिर उसे गुस्सा दिलाती रहती है और ये कहने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मेरे ऊपर भी कोई फर्क पड़ने वाला है। मूतिंग फिर आके बढ़ता है, उसके गले पर हाथ रखता है, कहने लग जाता है कि बस मैं तुम्हारी और बातें नहीं सुन सकता, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो आराम से उठकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से होने के बाद ही जैसे ही मूजिंग अपने ऑफिस में गया था तो वहाँ पर जैचिन खड़ा हुआ था और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बच्चा मिसकैरेज हो चुका है, तो तुम्हारा डील के बारे में क्या ख्याल है। तो मूजिंग को ये सब कुछ देखने के साथ काफ़ी गुस्सा आ गया था। वो आगे बढ़ता है और कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब। वो बताने लग जाता है कि मैं कुछ सीक्रेटली लेटर्स वगैरह भी भेज चुका हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो इस तरह की कुछ दो चार बातें करता है जिससे मूजिंग को और भी गुस्सा आ गया था। वो आगे बढ़ता है ताकि उसे डरा धमका सके, जबकि जैचिन उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझे कुछ ज़मीन वगैरह दे दो तो मैं इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ डील करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। लेकिन मूजिंग को अभी भी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे कहता है कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम सब कुछ भूल गए हो, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ ना, तो मैं सब कुछ याद दिलवा दूंगा। वो उसे एक पेपर देता है और कहता है कि उस प्लेन के क्रैश होने से पहले तुम बाहर चले गए थे और तुम्हारी सारी मेमोरीज को ख़त्म कर दिया गया था, ये रहे वो पेपर्स। तो मूजिंग उन पेपर्स को गौर से पढ़ने लग जाता है और फिर जैसा ही उसने वो लेटर पढ़ा था, इसी के साथ ही उसे अपनी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती हैं और ये देखकर वो काफ़ी दुखी हो गया था। तो उधर हम वैन को देखते हैं जो कि वॉशरूम में खड़ी है कि तभी इसकी दोस्त जाओ जाओगी से कॉल आ जाती है, जो कि ये बताने लग जाता है कि मुझे और क्लूज मिले हैं तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। ये उससे मिलने के लिए जा ही रही थी कि इसके पेट में दर्द होता है और वहीं पर बैठ जाती है। इसे अब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, दर्द के मारे ये वहीं पर चिल्ला रही थी, ऊपर से मेड आ जाती है और उसे ये हालत देखने के साथ वो खुद भी काफ़ी घबरा जाती है। तो वो जल्दी से ही मूतिंग को कॉल मिलाती है और कहने लग जाती है कि आप जल्दी से घर आइए, उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। बस इतना ही सुनना था कि मूतिंग घर की तरफ भागने लग जाता है, लेकिन मेमोरीज वापस आने की वजह से उसके सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और उसकी ये हालत देखने के साथ ही मूतिंग भी काफ़ी परेशान था। और थोड़ी देर के बाद ही उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था। जैसे ऑपरेशन थिएटर में वह जाती है कि पीछे से ही अपने हाथों को देखने लग जाता है और काफ़ी सैड हो चुका था। फिर इसे अपने पास की बातें याद आने लग जाती हैं जब इसने अपना वक्त वैन के साथ गुजारा था। उसके साथ गुजारे वक्त को याद करने के साथ ये इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि उसी ऑपरेशन थिएटर के बाहरी घुटनों के बल बैठ जाता है। और इसे अब वो बातें भी याद आना शुरू हो गई थी कि जब से उसे टॉर्चर किया करता था। तो इसे अब ये फील होना शुरू हो जाता है कि जब ये उसे टॉर्चर किया करता था तो इससे उसे उतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी, अब यही तकलीफ इसे यहीं पर बैठे हुए हो रही थी। और इसे अब वैन की ये बात भी याद आना शुरू हो जाती है जब वैन इसे ये कह रही थी कि अगर मैं दोबारा जन्म लूँगी तो किसी बीस्ट में चेंज हो जाऊँगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और इन्हीं सारी बातों को याद करने के साथ ये और भी ज़्यादा इमोशनल होता रहता है और इसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। इसे पता चल गया था कि ये उसके साथ कितना ज़्यादा गलत कर रहा था और वो उससे यही कह रहा था कि तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हें ज़िंदा होना होगा। और ये सब कुछ उसी लेटर की वजह से हो रहा था जिसमें सारी सच्चाई लिखी गई थी, क्योंकि उस क्रैश के पीछे वैन के डैड का हाथ नहीं था, जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी वैन को ब्लेम करता रहता था। इसलिए जैसा भी इसने वैन के साथ बिहेव किया था, इन सारी बातों को याद करने के साथ वो और भी ज़्यादा दुखी होता रहता है। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसे वैन के साथ ऐसा नहीं करना था।
उसे उसके साथ बिताया वो अच्छा वक्त भी याद आने लग जाता है कि जब ये जवान था वो छोटी थी, दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। और आज हॉस्पिटल के बाहर घुटनों के बल बैठकर वो यही दुआ मांग रहा था कि जल्द से जल्द उसे होश आ जाए, ताकि उसके साथ उसने जो भी सलूक किया है इसके लिए माफ़ी मांग सके और वो इसे माफ़ कर दे, ताकि बाद की ज़िंदगी ये अपनी आराम और सुकून से गुजार सके। जो भी इसने उसे टॉर्चर किया ये उसकी भी माफ़ी मांग सके, जो इसने उसके साथ मिसबिहेव किया ये उसकी भी माफ़ी मांग सके। लेकिन अंदर ही अंदर ये बात भी ये जान चुका था कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। और हम भी देखते हैं कि इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।